नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित रीत काल का भाग 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीत सिद्ध काव्य। तो इससे पहले हम इसी टॉपिक पर 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं इससे पहले की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रीत सिद्ध काव्य। तो ये प्लेलिस्ट से संबंधित लिंक हैं। जब आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी तो उसमें आप क्लिक करके जरूर देख सकते हैं, जो भी आप जिस भी टॉपिक से संबंधित आपको पीडीएफ देखनी है। तो वे कवि जिन्होंने रीत ग्रंथों का प्रणयन तो नहीं किया, किंतु इसमें वर्णित काव्यांगों के निर्देशानुसार काव्य सृजन अवश्य किया, वे रीत सिद्ध कवि कहलाए। और इस वर्ग के कवि काव्य शास्त्र की इस रीत में पारंगत अथवा सिद्ध थे, इसलिए उन्हें रीत सिद्ध कहा गया। तो इस समय के जो कवि हुए हैं उन्होंने रीत ग्रंथ नहीं लिखे हैं कोई, लेकिन उसमें जो वर्णित थे, जो काव्यांग वर्णित थे, जैसे छंद अलंकार, इन सभी का उन्होंने उनके निर्देशानुसार ही अपनी रचनाएं जो लिखी हैं वो जरूर लिखी हैं, और इसीलिए इनको रीत सिद्ध कवि कहा गया। और तो इस वर्ग के जो कवि थे उन्होंने काव्य शास्त्र की इस रीत में परंपरागत पारंगत एवं ये सिद्ध थे। तो जो काव्य शास्त्र की जो रीत थी उसमें पारंगत थे, भले ही इन्होंने जो रीत ग्रंथ नहीं लिखे थे, जो उसके काव्यांग थे उनका प्रयोग करके इन्होंने जरूर लिखे थे, लेकिन वो मूल रूप से जो रीत ग्रंथ नहीं कहे जाएंगे। तो ये कवि जो थे वो रीत सिद्ध कवि कहलाए इस समय के कवि। तो हम आज उन्हीं के डिस्कस करेंगे कि रीत सिद्ध कवि कौन कौन हुए और उनकी क्या रचनाएं थी। तो चलिए देखते हैं। पहला नाम आता है, जब हम रीत काल के बारे में बात करें तो रीत काल के जो सबसे प्रतिनिधि कवि अगर माने जाएंगे तो बिहारी जी ही माने जाएंगे। तो इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1663 में, कहीं कहीं 64 भी दिया रहता है। तो इनका जन्म ध्यान रखें, क्योंकि कई बार इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो और इनके जो आश्रयदाता राजा थे शहंशाह और जयसिंह थे। तो ये ऐसा कहा जा सकता है जो ये मुगल सम्राट थे शहंशाह, उनके राजाश्रित कवि थे ये। और बाद में जो जयपुर के राजा जयसिंह थे उनके भी ये दरबारी कवि रहे हैं। तो और इनके जो गुरु थे वो नरहरि दास थे। और इनको राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना जो की है वो पीयूष वर्षी मेघ से की है। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और इनके पिता का नाम केशव राय था और ये जात से माथुर चौबे थे। और इनके वंशज जो हैं वो अभी भी बूंदी प्रांत में अब भी विराजमान हैं। और इनका निधन तो 1663 में हुआ ही था। और शुक्ल जी के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने इनका जन्म संवत जो है वो 1660 माना है, के लगभग माना है, उन्होंने कोई निश्चित नहीं बताया है। और ये संवत 1720 तक जीवित रहे थे, उनका ऐसा मानना था। और अगर हम बात करें रीत सिद्ध की काव्य धारा के बारे में तो ये प्रतिनिधि कवि रहे हैं, उसके श्रृंगारिक कवि थे और निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। और हिंदी में जो श्रृंगार सत्सई की परंपरा का उत्पाद भी बिहारी जी ने ही किया था। और बिहारी के दोहों की उपमा जो दी गई है वो नावक के तीर से दी गई है। और इनकी रचना है बिहारी सत्सई। तो इस पर जो हाल कवि ने लिखी थी रचना गाथा सत्सई, उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है ऐसा माना गया है। और अमरुक शतक और आर्या सप्तशती जो रचना है उसका भी बिहारी सत्सई पर काफी प्रभाव रहा है ऐसा माना जाता है। और इसमें बिहारी की जो ऊहात्मक उक्तियां थी उन पर फारसी का प्रभाव है। और शुक्ल जी ने ही ऐसा लिखा है, क्योंकि बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। तो ऐसा उन्होंने लिखा था। पद्म सिंह शर्मा ने इसकी टीकाकार हैं, उन्होंने इसकी टीका लिखी थी संजीवनी भाष्य करके। तो उन्होंने ऐसा लिखा है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी रचना में बताया है। तो ये कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। और मानस के बाद सत्सई पर ही जो अनेक टीकाएं लिखी गई, जो जिसमें ये ऐसा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने कहा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रचना जो थी उसमें। और बिहारी के एक दोहे में पिता केशव को कृष्ण के गुणों के समान साम्य बताया है। और बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था।
और उनकी जवानी मथुरा में व्यतीत हुई थी। ऐसा उन्होंने लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, और तरुनाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। तो इस तरह से उन्होंने बताया था अपने बारे में। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो थे उन्होंने इनके बारे में लिखा है कि तुलसी के मानस के बाद यदि कोई ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई तो वो बिहारी की सतसई ही थी। तो इस तरह से इनके बारे में बहुत से विचार हैं विद्वानों के। तो आपको पता ही होगा कि हम हर टॉपिक के बाद, जैसे रीतकाल की बात हो या भक्तिकाल या आदिकाल की बात, जो अभी रीतकाल तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम हर टॉपिक के बाद उसके जो प्रतिनिधि कवि रहे हैं, जो बहुत ही विशेष जिनका महत्व रहा है, उनसे संबंधित एक वीडियो जरूर बनाते हैं। तो इससे रीतकाल से संबंधित भी बनाएंगे। तो इसमें बिहारी जी के बारे में जो महत्वपूर्ण जो कथन कहे गए हैं विद्वानों ने, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी ने या श्याम सुंदर दास ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उन सबको संकलित करेंगे। तो आज बस इतना ही इनके बारे में रखते हैं। तो अगला देखते हैं ब्रंद के बारे में। तो ब्रंद जी का पूरा नाम वृंदावन है और इनके आश्रयदाता औरंगजेब तथा राज सिंह राजा थे। और इनकी रचनाएं 12 मासा है जो 1668 में प्रकाशित हुई थी, और भाव पंचाशिका 1686 में, नैन पचीसी भी उसी में 1686 में, और पवन पचीसी 1691 में, और श्रृंगार शिक्षा 1691 में, और यमक सतसई 1706 में इनकी प्रकाशित हुई थी। और ब्रंद के बारे में बात करें तो ये मेवाड़ यानी जोधपुर के ब्रंद जो थे ये सूक्तकार के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए थे। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो ब्रंद सतसई है, जिसका वर्णन मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो वो आप याद रखें कि ब्रंद सतसई जो थी ये इनकी बहुचर्चित रचना थी जो 1704 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे जो कुछ और रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं उनमें जरूर दिया गया होगा। इसमें 700 दोहे थे और ब्रंद का असली नाम वृंदावन दास था। और श्रृंगार शिक्षा 1691 में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। और ये भाव पंचेशिका जो ये 2 कृतियां हैं ये रस संबंधी कृतियां थी। और नैन पचीसी जो है वो नेत्र पर आधारित थी, और पवन पचीसी षठ ऋतु वर्णन है उसमें, और यमक सतसई यमक अलंकार पर 715 छंद हैं उसमें। तो ये सभी जो है समेत शिखर छंद इनकी पहली रचना थी। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और औरंगजेब के जो कृपा पात्र नवाब मोहम्मद खां के माध्यम से ब्रंद का प्रवेश शाही दरबार में हुआ था। और इनको पयोधर, नीलम जी गुड इवनिंग। तो पयोधर निधि पर्यो चाहे मिस्री की पुत्री। तो इस तरह से समस्या पूर्ति पर औरंगजेब ने इनको प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पौत्र जो अजीम मुशशान को अध्यापक इनको नियुक्त किया था। जो इनके औरंगजेब जो था उन्होंने अपने पौत्र जो अजी मुशशान नाम था उनके लिए इनको अध्यापक नियुक्त किया था। जो इन्होंने समस्या पूर्ति जो इनकी जो थी पयोनिधि पर्यो चाहे मिस्री की पुत्री, तो इससे प्रसन्न होकर उन्होंने लिखा था। और 1707 ईस्वी में जो किशनगढ़ के राजा राज सिंह ने बंगाल के शासक मुस्सान से मांग लिया था इन्हें। जो मुस्सान उनका औरंगजेब का पौत्र जो था उससे इन्होंने मांग लिया था। और अजी मुस्सान की प्रेरणा से ब्रंद ने 1707 ईस्वी में ब्रंद सतसई की रचना की थी जो कि ढाका में की थी। और ब्रंद की 11 रचनाएं कुछ अधिक प्रसिद्ध हैं। जो भाव पंचाशिका जो श्रृंगार रस से संबंधित है, श्रृंगार शिक्षा नायिका भेद से संबंधित है, और पवन पचीसी श्रृंगार रस प्रधान है, और हितोपदेश संधि जो है वो हितोपदेश का पदानुवाद है। और बचनिका जो है किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की युद्ध वीरता से संबंधित है, और सत्य स्वरूप औरंगजेब के पुत्रों का राज सिंहासन से संबंध युद्ध वर्णन है। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं रही हैं। और 18वीं सदी के आरंभ में काफी प्रसिद्ध रहे हैं नीतिकार, जो ये नीतिकार के रूप में, सूक्तकार के रूप में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। और ये कृष्णगढ़ के महाराज राज सिंह के गुरु थे। और ब्रंद सतसई के दोहे उत्तर मध्यकाल में बहुत सम्मान के साथ पढ़े जाते थे और पढ़ाए भी जाते थे। और इनकी प्रसिद्ध नीति विषयक पुस्तकों में से ही एक ये है ब्रंद सतसई। और ब्रंद के समसामयिक एक और नीति कवि जो थे वो बैताल का उत्तर मध्यकाल में बहुत सम्मान रहा है। तो ये भी उस समय के काफ़ी, ये ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है।
और ऐसा कहा जाता है कि बैताल की रचनाओं में विक्रम संबोधन पुराने विक्रमादित्य राजा और उस बैताल की निरंजनी कथा को मन में रखकर किसी कवि ने लिखा है। तो ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके साथ जोड़कर ही लिखा है। और अगले कवि हैं कृष्ण कवि। तो इनकी रचना जो है इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी थी, और जो कि संवत 1785 से 1790 के बीच लिखी होगी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। और इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव को पल्लवित करते हुए शबैया लगाए हैं, करने के लिए जो शबैया लिखे हैं इसमें, और वार्तिक के काव्यांग स्फुट किए हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। और दोहों पर जो शबैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता और रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह से प्रमाणित होता है। तो इसमें मैंने आज सारी जो रीत सिद्ध कवि रहे हैं उनको सम्मिलित किया है, और विदुर प्रजारक इनकी एक और रचना रही है। और अगले कवि हैं राम सहाय। इनका रचना काल माना जाता है 1760 रहा है, और महाराजा उदित नारायण सिंह के राजाश्रित कवि के राम सहाय दास, और ये चौबेपुर बनारस के बाशिंदे थे। और इनकी ख्याति का जो आधार था वो राम सतसई रचना थी इनकी, वो यहाँ पे मैंने नहीं दी है। तो राम सतसई जो इनकी रचना थी वो उन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित लिखी है, और शुक्ल जी के अनुसार इनका जो रचना काल था वो 1760 से 1780 तक माना जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इनकी जो रचना है वाणी भूषण वो एक अलंकार ग्रंथ है, और व्रत तरंगिणी जो है ये पिंगल ग्रंथ है, और ककहरा जो है ये धर्म एवं नीति उपदेश संबंधी है, जो कि जायसी के अखरावट ढंग की रचना है। तो ये राम सहाय भगत का, और ककहरा जो है ये जायसी के अखरावट की शैली में लिखी गई है। तो ये सब राम सहाय जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अगले रचनाकार जो हैं हठी जी, तो इनकी रचना है राधा सुधा शतक। और जो हठी जी थे वो हित हरिवंश की शिष्य परंपरा में हठी जी साहित्य मर्मज्ञ एवं एक कुला कुशल कवि थे, ऐसा कहा जाता है। और 1780 ईस्वी में इनकी जो रचना थी राधा सुधा शतक ये प्रकाशित हुई थी, और इसको रचना को ऐसा कहा जाता है कि भारतेंद्र जी ने बहुत अधिक पसंद किया था। इसमें 103 छंद थे। और शुक्ल जी का मत भी देख लेते हैं सभी कवियों के बारे में, क्योंकि शुक्ल जी के मत बहुत पूछा जाता है। तो इन्होंने कला पक्ष पर विशेष जोर दिया है, और इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में जो अलड़पन नहीं आने पाया है, और छोटा होने पर भी ये अनूठा ग्रंथ है, ऐसा आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और अगले रचनाकार हैं रसनिधि। तो रसनिधि के बारे में बात करें तो ये दतिया के जमींदार थे और एक बहुत अच्छे कवि थे, और इनका वास्तविक जो नाम था वो पृथ्वी सिंह था। तो ये ध्यान रखें, पृथ्वी सिंह इनका वास्तविक नाम था। और इनकी जो रचना है रत्न हजारा काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है, और ये बिहारी सतसई के अनुकरण पर सृजित की गई थी। और जो विष्णु पद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि, सागर और हिंडोला, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको जरूर ध्यान रखें, याद करें। और आचार्य रामचंद्र जी का जो कथन है इनके बारे में, तो रसनिधि ने कहीं कहीं बिहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। उन्होंने अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयास किया है। और फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिणाम में कहीं कहीं रखे हैं कि इच्छुक कवि और साहित्य रिश्ता को आघात पहुंचता है, ऐसा इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी जो ग्रंथ है, अपनी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ऐसा उन्होंने लिखा है कि जो रसनिधि थे उन्होंने कहीं कहीं बिहारी के बिल्कुल वाक्य तक हूबहू वैसे ही प्रयोग कर लिए हैं। तो ये रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह था, ये ध्यान रखें। और अगले कवि हैं नेवाज। तो नेवाज की रचना है शकुंतला नाटक। शुक्ल जी के अनुसार इसका निर्माण काल जो है वो संवत 1737 माना जाएगा। तो ये शुक्ल जी के अनुसार है। और जो पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के ये राजाश्रित कवि रहे हैं। और शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, शबैया और इन सभी छंदों में किया गया है। और इनके बारे में मत था शुक्ल जी का कि इनके अच्छे
इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं है। इनमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। तो ये अच्छे कवि हैं, श्रृंगारी कवि हैं, लेकिन ये कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के अंदर जा पहुंचते हैं, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। और अगले कवि हैं चंदन। तो इनके बारे में बात करें तो चंदन राय नाहिल पुबाया, तो ये शाहजहांपुर के निवासी थे और हिंदी, संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। फारसी में ये अच्छी शायरी करते थे और इनका तकल्लुक जो था वो संदल था। इनके 12 शिष्य थे जो सभी कवि थे। तो बिहारी सतसई के समान ही इन्होंने चंदन सतसई लिखी है और इस रचनाएं के अतिरिक्त इनकी कम से कम 52 रचनाएं थी, जिसमें से 8 उपलब्ध हैं। तो जिनका वर्णन यहाँ पे मैंने किया है। कृष्ण काव्य, केसरी प्रकाश, राधा जी का नखशिख और प्रज्ञ नहीं है, प्राग्ञ विलास होगा, और काव्याभरण और रस कल्लोल, तत्व संज्ञा और पीतम वीर विलास। तो ये कुछ इनकी 8 रचनाएं हैं। और अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें तो दीवाने संदल जो थी वो चंदन की फारसी विषयक रचना है। तो और जो शीत बसंत करके एक जो रचना है वो संवेदना को तरल बनाने वाली लोक कहानी है। तो जो ये स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कवि चंदन ने अवध के नवाब के बुलावे पर एक जो उत्तर भेजा था वो देख लीजिए। खरी टूक खर खर थुआ खानी नोन संजोग, ये तो जो घर ही मिले चंदन 56 भोग। तो इस तरह से उन्होंने ठुकरा दिया था उनका प्रस्ताव, ऐसा कहकर। और ब्रजवासी दास के बारे में बात करें तो ये वल्लभ संप्रदाय के भक्त और मोहन गोसाई के शिष्य ब्रजवासी दास वृंदावन के निवासी रहे हैं। और इनका जन्म अगर बात करें तो ये 1833 ईस्वी में हुआ था और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, बहुचर्चित रचना जो है वो ब्रज विलास है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ब्रज विलास से संबंधित पूछा जाता है। और ये ब्रज भाषा का विशाल प्रबंधात्मक काव्य है जो रामचरितमानस की प्रेरणा के फलस्वरूप लिखा गया था। और इसमें 889 दोहे हैं, दोहे और सोरठे दोनों हैं। और लगभग इसमें 1,06,000 चौपाइयाँ हैं और 106 अन्य छंद हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस रचना का जो प्रमुख वर्ण विषय रहा है वो कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का बखान रहा है। तो ये ब्रज भाषा की रचना है, जिस तरह से रामचरितमानस अवधि की है उसी तरह से। और ब्रजभाषी ने संस्कृत में प्रबोध चंद्रोदय का भी अनुवाद किया है। तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अगले जो कवि हैं बेनी प्रवीण, तो वैसे तो इनका नाम बेनी वाजपेयी था और इनका स्थान जो मतिराम है या देव एवं दास के जो परवर्ती एवं पद्माकर के समकालीन इनका स्थान माना जाता है। और बेनी वाजपेयी की कवि जो ये कवि थे उनको उपाधि मिली थी प्रवीण की, यानी वेनी प्रवीण कहे जाते थे और उन्हें बेनी बंदीजन और ऐसे वाद विवाद के उपरांत उनके द्वारा प्रसन्न होकर दी गई थी। ये जो उपाधि थी वाद विवाद के उपरांत उनके प्रसन्न होकर दी गई थी। और ये जो नवल किशोर के राजाश्रित कवि रहे हैं। तो आश्रयदाता इनके जो राजा माने जाएंगे नवल कृष्ण माने जाएंगे। और इनकी आज्ञा से इन्होंने 1817 ईस्वी में इन्होंने आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नवरस तरंग की रचना की थी। और श्रृंगार प्रधान इस रचना में नायिका भेद है, रस भेद और भाव भेद का वर्णन किया है। और अभिसारिका नायिका का वर्णन इसमें बहुत ही बड़े सरस भाव में किया गया है। और श्रृंगार भूषण रचना जो है वो इनके कवि प्रिया के ढंग पर इन्होंने एक अतिरिक्त रचना है। और इससे अलग उन्होंने नाना राव प्रकाश शीर्षक से एक अलंकार ग्रंथ भी लिखा था जो इन्होंने बिठूर के राजा नाना राव के नाम पर बनाया था। और शुक्ल जी का कथन की बात करें तो ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। और अन्य कवि की बात करें तो विक्रमादित्य हैं। तो बिहारी सतसई के समान ही विक्रमादित्य ने विक्रम सतसई की रचना की है। और ये बुंदेलखंड के चरखारी के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम सतसई में बिहारी के वर्ण विषयों का ही वर्णन किया है। तो इनका रचना काल अगर यहाँ पे नहीं दिया गया है, ध्यान रखें 1860 से 1880 तक माना जाता है। 1880 ईस्वी तक इनका रचना काल माना जाता है।
उनकी रचनाएं विक्रम सतसई और ब्रजलीला है। और पजनेस की बात करें तो इनकी जो ये श्रृंगारी प्रवृत्ति के रीतकालीन शैली के कवि रहे हैं और इनके पजनेस के जो विषय में बहुत अधिक ज्ञाता नहीं थे सभी विषयों के, लेकिन जो मधुप्रिया और नखशिख करके इनकी जो ये दो प्रमुख रचनाएं हैं और इनके कवित्व सभया दो संग्रह हैं जो कि पजनेस पचासा जो 1892 में प्रकाशित हुए और पजनेस प्रकाश 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये भारत जीवन प्रेम काशी से प्रकाशित हुआ था। और अगले कवि हैं मंडन। तो मंडन के बारे में बात करें तो ये बुंदेलखंड के निवासी, बुंदेलखंड में जैतपुर है, तो जैतपुर बुंदेलखंड के निवासी राजा मंगत सिंह के राजाश्रित कवि रहे हैं। और इनकी 8 प्रमुख रचनाएं हैं। जनक पचीसा, रत्न रत्नाकर, रस रत्नाकर, पुरंदर माया और जानकी जू को ब्याह, श्रृंगार कवित्व, बागमासी, नैन पचासा और रस विलास, ये कुछ 8 रचनाएं हैं इनकी। और रस रत्नाकर एवं रस विलास रस में इसमें रस एवं नायिका भेद से संबंधित ये रचनाएं हैं, लेकिन इसमें शास्त्रीय विवेचन नहीं किया गया है। और जो मिश्र बंधु मंडन को तुलसी का समसामयिक मानते हैं, उस समय का मानते हैं और इनके रहीम के प्रशंसा में लिखे गए एक छंद से सिद्ध भी साबित होते हैं। तो कुछ इनके बारे में भ्रम है, तो कुछ लोग ब्रह्मवास इन्हें भूषण या मतराम के भाई भी मानते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी, ऐसे शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है। और अब बात करेंगे रीत सिद्ध के कवि एवं उनकी कुछ रचनाएं जो हमें ध्यान रखनी है। ये महत्वपूर्ण ये था कि हमें सभी कवियों के बारे में जो उस समय के हुए हैं रीत सिद्ध कवि, उनके बारे में अब जानकारी ले ली है, लेकिन अब हमें जिन्हें महत्वपूर्ण है और जिन्हें बिल्कुल याद रखना ही है तो वो देख लें। तो सबसे पहले बिहारी के बारे में बात करें तो बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई जो कि 1662 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें अलंकार, रस भाव और नायिका भेद आदि को ध्यान में रखकर दोहों में ये रचित रचना है। और सेनापति की रचना है कवित्व रत्नाकर जो 1649 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें श्लेष अलंकार, श्रृंगार, ऋतु वर्णन, रामचरित और राम भक्ति से संबंधित ये रचना है। और रस निधि की रचना है रत्न हजारा। तो बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने श्रृंगार, भक्ति और नीत के जो दोहे इन्होंने प्रस्तुत किए हैं और प्रेम व श्रृंगार के ये कवि माने जाते हैं। और कृष्ण कवि के बारे में बात करें तो बिहारी सतसई की टीका के लिए प्रसिद्ध रहे हैं जो कि इन्होंने 1725 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने इसे कवित्व सवैया छंद में सतसई की टीका लिखी थी और बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार की इन्हें उपाधि मिलती है। और इनकी दूसरी रचना विदुर उजागर है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और हठी जी के जो रचना है वो श्री राधा शुद्धा शतक है जो कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसमें राधा के वर्णन में राजसी, ठाट बाट और विलास का वर्णन मिलता है। राधा का महत्व निरूपित किया गया और भारतीयों का ये प्रिय ग्रंथ रहा है। ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है। और अगले हैं नृप सिंह। तो नृप शंभु इनको कहा जाता है, नृप सिंह नृप शंभु या शंभुराज कहा जाता है। तो इनकी जो रचना है नायिका भेद और नखशिख और 7 शतक, ये 3 कुछ इनकी रचनाएं रही हैं। बाकी यहाँ पे नायिका भेद ही दिया गया है। तो नायिका भेद जो है वो रीत ग्रंथ और मराठी भाषी होते हुए इन्होंने उत्कृष्ट भाषा में ये रचना लिखी है। ये रीत ग्रंथ है लेकिन ये मराठी भाषी थे, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत सुंदर रचना लिखी है। और नक्शे की इनकी बात करें तो वो अलंकार प्रिय जो इनका एक रीत ग्रंथ है। और नेवाज ने शकुंतला नाटक जो रचना लिखी है वो शकुंतला का पद आख्यान है। और इनकी जो रचना शैली रही है वो रीतबद्ध कवि ठाकुर से कुछ कुछ मिलती जुलती है। और विक्रमादित्य की विक्रम सतसई है जो चरखारी के रियासत के राजा बुंदेलखंड के विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह भी कई नाम मिलता है, कई विक्रमादित्य भी। तो इस ग्रंथ में इन्होंने नायिका के रूप, सौंदर्य एवं मनोभावों का मार्मिक चित्रण किया है, मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद और ब्रजलीला नामक ग्रंथ की भी रचना की है। और अगले हैं पजनेस। तो पजनेस की मधुप्रिया जो रचना है ये श्रृंगार प्रधान रचना रही है। तो
इनकी एक और रचना थी नख से करके, तो जो रीत ग्रंथ था। और पजनेश प्रकाश रचना जो थी वो कवित्व सभयों का संकलन और श्रृंगार भावना प्रधान थी। और बृंद सत्सई की बात हम अब कर चुके हैं। तो ये कुछ रचनाएं हैं बृंद की जो थी वो बृंद सत्सई थी। ये था आज का वीडियो जो संबंधित था रीत सिद्ध कवियों से। और रीत सिद्ध क्या जो काव्य धारा है उसमें उसकी क्या विशेषताएं रही हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। विशेषताएं मैंने इसलिए सम्मिलित नहीं की हैं क्योंकि बहुत सी विशेषताएं वो सारी कुछ वो एक तरह से कहें तो समान ही हैं। जो विशेषताओं की हम पहले भी रीतबद्ध में भी बात कर चुके हैं, जो रीत काल की विशेषताओं की डिस्कस की थी, तो उसके अंतर्गत सारी वो विशेषताएं आ गई थी। फिर भी अगर चाहते हैं तो एक डिटेल थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो जो रीत सिद्ध कवि रहे हैं उनमें राजश्रितता थी, जो कि राजा के आश्रित रहे हैं, और श्रृंगार रस की प्रधानता भी इनकी रचनाओं में मिलती है। नायिका भेद भी इन्होंने किया है, और नक्शिक वर्णन भी इन्होंने रचनाओं में इनमें मिलता है, और विलासता भी, और कामुकता और संसारिकता भी है, और भक्ति भावना से पूर्ण भी थी कुछ रचनाएं, और नीति निरूपण भी किया गया है, और प्रकृति चित्रण भी इन रचनाओं में मिलता है। तो इस तरह से जो रीत काल की सभी विशेषताएं थी वो इन रचनाओं में हमें मिल जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे आप सभी का टाइम नहीं खराब किया है। तो इसमें अगर आपको विशेषताएं जाननी है तो आप रीत काल से संबंधित जो एक वीडियो है पहला उसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से जो रीत सिद्ध कवि थे उन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन उसके उन्होंने अलग अलग काव्यांगों का प्रयोग करके काव्यांगों की जानकारी रही है, उन्हें रीत निरूपण अच्छे तरीके से किया है, लेकिन उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, ये हम ध्यान रखें। तो ये था वीडियो। अगर आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, कुछ आपका कोई संदेश हो तो वो आप magicalstudy.email@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। यूं ही इसने बनाए रखें।